Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 5 of chapter 2 of NVF Biology 11, and today we are going to discuss the chemical structures and alpha and beta isomers in monosaccharides. तो आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन टॉपिक्स को हमने आज के लेक्चर में कवर करना है, उनमें केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ मोनोसेक्राइड के अंदर जो आइसोमेरिज्म पाई जाती है, डिफरेंट टाइप की आइसोमेरिज्म जिसमें अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स, इनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के अंदर दो तरह के केमिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर को कहा जाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स मोनोसेक्राइड कब शो करते हैं? जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी जब ये ड्राइड फॉर्म के अंदर होंगे। लेकिन जब मोनोसेक्राइड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो मोनोसेक्राइड रिंग चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद रखिए कि रिंग चेन स्ट्रक्चर्स मोनोसेक्राइड में उस वक्त फॉर्म होगा जब मोनोसेक्राइड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा। अदरवाइज जब तक आप इनको वाटर में डिसॉल्व नहीं करते उस वक्त तक ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ही शो करते हैं। और ये रिंग चेन स्ट्रक्चर्स स्पेशली पेंटोजेस और हेक्सोजेस में पाए जाते हैं। पेंटोजेस और हेक्सोजेस जो मोनोसेक्राइड में मोस्ट कॉमन टाइप के मोनोसेक्राइड समझे जाते हैं, तो इन मोनोसेक्राइड्स में रिंग चेन स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे जब इन मोनोसेक्राइड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा। मोनोसेक्राइड्स का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि उसमें आप देखते हैं कि कार्बन चेन है। इस कार्बन चेन में एक कार्बन अल्डिहाइड ग्रुप का पार्ट होगा या फिर कीटोन ग्रुप का पार्ट होगा, और बाकी कार्बन्स के ऊपर आपको एक एक OH ग्रुप नजर आएगा, और बाकी इन कार्बन्स की वैलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए इनके साथ हाइड्रोजन्स अटैच हुए होंगे। तो इस तरह से एक ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको मोनोसेक्राइड में नजर आता है। जबकि रिंग चेन स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह का होगा जैसे आपको ये राइबोज का रिंग चेन स्ट्रक्चर दिखाया है। रिंग चेन स्ट्रक्चर्स दरअसल पेंटागोनल रिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं। पेंटागोनल रिंग को कहा जाता है फ्यूरेनोज रिंग और हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर को कहा जाता है आयरनोज रिंग। इस पेंटागोनल रिंग में जिसमें आपको 5 मेंबर्स नजर आ रहे हैं, इन 5 मेंबर्स में से एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन एटम्स हैं, और जबकि पायरेनोज रिंग में एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन एटम्स हैं। ये जिन कॉर्नर्स पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ये दरअसल कार्बन एटम्स यहां पर मौजूद होते हैं। तो अक्सर यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन अ फ्यूरेनोज रिंग। तो आपने मेंबर्स अगर पूछे जाएं तो 5 पिक करना है, लेकिन अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ फ्यूरेनोज रिंग तो फिर आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन्स आपको इन पोजीशंस पर नजर आएंगे, और जबकि एक ऑक्सीजन है। फिर इसी तरह से पायरेनोज के मुतालिक भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मसलन पायरेनोज में कितने मेंबर्स मौजूद होते हैं, या फिर पायरेनोज में कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं, या फिर हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ पायरेनोज रिंग। तो इस तरह के MCQs इनके मुतालिक पूछे जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्यूरेनोज रिंग कौन से मोनोसेक्राइड्स फॉर्म करते हैं और पायरेनोज रिंग कौन से मोनोसेक्राइड्स फॉर्म करते हैं। तो इस हवाले से आप याद रखिए कि ऑल पेंटोजेस, जितने भी पेंटोजेस हैं, वो सभी फ्यूरेनोज रिंग फॉर्म करते हैं, और इसके साथ साथ कीटोहेक्सोजेस ये भी फ्यूरेनोज रिंग फॉर्म करते हैं। लेकिन पायरेनोज रिंग आमतौर पर एल्डोहेक्सोजेस के अंदर आपको मिलेगा। एल्डोहेक्सोजेस, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि रिंग चेन स्ट्रक्चर्स अमूमन पेंटोजेस और हेक्सोजेस में पाए जाते हैं। तो पेंटोजेस में जितने भी पेंटोजेस होंगे, यानी एल्डोपेंटोजेस एज वेल एज कीटोपेंटोजेस, दे विल फॉर्म फ्यूरेनोज रिंग, बट द कीटोहेक्सोजेस
will also form the furanose ring. दूसरी तरफ जो पायरेनोज रिंग है वो आपको सिर्फ एल्डोहेक्सोसिस में ही मिलेगा। अगरचे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इसमें आपको कुछ डेविएशन भी नजर आ सकती है, लेकिन जनरली इसी तरह से होगा। अब आपने जितने पेंटोजेस पढ़े हैं, जैसे राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है, उनके मुतालिक अगर आपसे सवाल होता है कि वो कौन से टाइप का रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो आपका आंसर फ्यूरेनोज रिंग होना चाहिए। इसी तरह से कीटोहेक्सोसिस की जो आपने टाइप्स पढ़ी है, मसलन फ्रक्टोज आपने पढ़ा है, तो फ्रक्टोज में भी आपको ये इसी तरह का रिंग मिलेगा। तो इन मोनोसेक्राइड्स का नाम लेकर भी इनके रिंग के मुतालिक पूछा जा सकता है, या फिर आपसे यूं इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स फॉर्म द फ्यूरेनोज रिंग और विच टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स फॉर्म द पायरेनोज रिंग। अच्छा, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज ने किस तरह का रिंग फॉर्म करना है, पायरेनोज टाइप का। इसी तरह से ग्लैक्टोज है, वो भी एक एल्डोहेक्सोज है, उसने भी इसी तरह का पायरेनोज रिंग फॉर्म करना है। अब ये पायरेनोज रिंग या फ्यूरेनोज रिंग बनते किस तरह से हैं? अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि जब आप मोनोसेक्राइड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो तब ये रिंग में कन्वर्ट होंगे। तो आइए देखते हैं कि एक रिंग स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म हो सकता है। ये देखिए आपके सामने इस वक्त राइबोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो इस राइबोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर हम इसके कार्बन्स की नंबरिंग करें तो जिस जगह पर इसका अल्डिहाइड ग्रुप है, ये इसका कार्बन नंबर 1 होगा। याद रखिए कि हमने जो अल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन है उसको नंबरिंग में इंक्लूड करना है, उसको हमने नंबरिंग से एक्सक्लूड नहीं करना, उसको भी नंबरिंग के अंदर शामिल रखा जाएगा और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट की जाएगी। तो इस तरह से अल्डिहाइड वाला जो कार्बन होगा वो कार्बन नंबर 1 होगा, उसके बाद कार्बन 2, 3, 4, 5। कभी भी आप नंबरिंग ये फंक्शनल ग्रुप की अपोजिट साइड से नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपने नंबरिंग करनी है। अच्छा, अब जब आप नंबरिंग कर लेते हैं तो आप देखिए कि जो पहला कार्बन है या फिर जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप बना हुआ है, यानी अल्डिहाइड है तो वो ऑब्वियसली पहले कार्बन पर होगा, लेकिन अगर किसी कीटो शुगर को आप डील कर रहे हैं तो उसके अंदर उसका कीटोन ग्रुप अमूमन सेकंड कार्बन पर होता है। तो वो कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप बना हुआ होता है, अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, तो उस कार्बन को एक्चुअली एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। और इसी तरह से इस कार्बन चेन का जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा उसे कहा जाएगा पेनल्टीमेट कार्बन। तो यूं कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बन ऑफ अल्डिहाइड और कार्बन ऑफ द कीटोन ग्रुप, इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, और इसके मुकाबले में द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द कार्बन चेन इज कॉल्ड पेनल्टीमेट कार्बन। तो इन दोनों टर्म्स को आप याद रखिए। अब देखिए, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, इस मोनोसेक्राइड को, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ऐसी सूरत में पेनल्टीमेट कार्बन और एनोमेरिक कार्बन के दरमियान इंटरेक्शन होता है, और इस इंटरेक्शन के रिजल्ट में आप ये देख रहे हैं कि जो एनोमेरिक कार्बन का ऑक्सीजन है वो अपना एक बॉन्ड यहां से लूज कर देगा, और अपना वो एक बॉन्ड लूज करने के बाद से फॉर्म कर लेगा पेनल्टीमेट कार्बन के साथ। और जबकि पेनल्टीमेट कार्बन से जो OH ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ये OH ग्रुप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एनोमेरिक कार्बन के ऊपर। इस तरह से आपको अब ये स्ट्रक्चर यूं नजर आएगा। ये देखिए कि एनोमेरिक कार्बन पर ये OH ग्रुप पेनल्टीमेट कार्बन से शिफ्ट हो गया है, जबकि एनोमेरिक कार्बन का ऑक्सीजन, जो कि एक्चुअली यहां पर डबल बॉन्ड के साथ मौजूद होता है, वो अपना एक बॉन्ड वहां से लूज करके पेनल्टीमेट कार्बन के साथ बना चुका है। इस तरह से ये ऑक्सीजन बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन 4, यानी एनोमेरिक कार्बन और जो पेनल्टीमेट कार्बन है उनके साथ एक ब्रिज में आ चुका है। और जबकि पेनल्टीमेट कार्बन से OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 यानी एनोमेरिक कार्बन पर शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से एक रिंग स्टैब्लिश हुआ है। दिस टाइप ऑफ रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। दरअसल ये फिशर प्रोजेक्शन रिंग चेन स्ट्रक्चर की 2 डायमेंशनल फॉर्म है। दिस इज 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिंग चेन स्ट्रक्चर, जबकि इसकी 3 डायमेंशनल फॉर्म इस तरह से अपीयर होगी। इस 3 डायमेंशनल फॉर्म को कहा जाता है हावर्स प्रोजेक्शन। तो हावर्स प्रोजेक्शन इज एक्चुअली 3 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ द रिंग चेन स्ट्रक्चर। हावर्स प्रोजेक्शन के अंदर आपको ये इस तरह का फ्यूरेनोज या पायरेनोज टाइप का रिंग नजर आएगा, और इस रिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ने एक तरफ कार्बन 1 और दूसरी तरफ कार्बन 4 के साथ लिंक किया हुआ है। जिस तरह से आपको यहां पर ये ऑक्सीजन
कार्बन 1 और कार्बन 4 के साथ लिंक्ड नजर आ रहा है, और जबकि कार्बन 2 और कार्बन 3 ये रिंग के अंदर मौजूद हैं, और जबकि कार्बन 5 ये रिंग के बाहर है। जिस तरह से आपको यहां पे ये रिंग के बाहर नजर आ रहा है कार्बन 5, इसी तरह से आपको यहां पर भी ये रिंग के बाहर नजर आएगा। तो अब आप देखिए कि इस तरह से इसकी नंबरिंग की जाएगी 1 2 3 4 5। तो ये आपको स्ट्रक्चर राइबोस का हावर्स प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो इस तरह का राइबोस का जो स्ट्रक्चर होगा उसे हावर्स प्रोजेक्शन कहा जाएगा, और ये हावर्स प्रोजेक्शन एक 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है रिंग चेन स्ट्रक्चर की। इस हावर्स प्रोजेक्शन के अंदर आप अमूमन H और OH ग्रुप्स को इस तरह से वर्टिकली ड्रॉ करते हैं, वर्टिकली ऊपर और नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि आपको यहां पर फिशर प्रोजेक्शन जो कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, उसके अंदर जो ग्रुप आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा वो ग्रुप यहां डाउनवर्ड अटैच हुआ होगा, और जो ग्रुप लेफ्ट साइड पर नजर आएगा वो ग्रुप अमूमन ऊपर अटैच होगा। लेकिन ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरली ऐसा ही ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन इसमें सम टाइम डेविएशन भी नजर आती है। मिसाल के तौर पर आपको यहां पर ये OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे दिखाया गया है, लेकिन इस जगह पर OH ग्रुप को हमने अपवर्ड शो किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सम टाइम्स कुछ थोड़ी सी डेविएशन भी नजर आएगी, इससे चीज डिफर करती भी नजर आएगी, लेकिन आमतौर पर जो मैंने आपको रूल बताया ये फॉलो हो रहा होता है। अच्छा, इस तरह भी क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, जैसे आपको इस वक्त ये राइबोस का स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, तो सम टाइम ये नंबरिंग का पैटर्न चेंज करके ये 5 की जगह पर 1, और फिर उसके बाद इधर 2 और ये 3 और 4 और ये 5, इस तरह से करके आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये राइबोस का करेक्ट स्ट्रक्चर है, या वो जो पहले यहां पे बना हुआ था वो करेक्ट स्ट्रक्चर है, या फिर इसके मुकाबले में नंबरिंग थोड़ी सी और डिफरेंट करके यूं पूछी जा सकती है। तो आपने याद रखना है कि असल नंबरिंग वही है जो आपको पहले बताई थी, यानी ये ऑक्सीजन हमेशा कार्बन 1 और 4 के दरमियान ब्रिज फॉर्म किए हुए, ये कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 2 और 5 के दरमियान ये इस तरह से ब्रिज बनाए और जो कार्बन नंबर 1 है वो रिंग से बाहर चला जाए, ऐसे इसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो असल नंबरिंग वही है जो पहले यहां पर आपको शो की है, जिसमें कार्बन 1 आपको ये इस तरफ नजर आ रहा है और कार्बन 5 इस तरफ नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर ये स्ट्रक्चर यूं ड्रॉ किया हुआ हो, तो इस रिंग के अंदर आपको नजर आ रहा है कि इसमें कार्बन 1 अब इस साइड पर है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज 4 और ये 5th। तो क्या ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी राइबोस की जो रिंग फॉर्म है, क्या उसको यूं रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो बिल्कुल इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें और इसमें फर्क क्या है? दरअसल हमने इस फॉर्म को जिस तरह शो किया है उसके मुकाबले में इसको हमने फ्लिप कर दिया, इसको उल्टा दिया, यानी जो साइड आपको यहां पर राइट साइड पे नजर आ रही थी अब वो यहां पर लेफ्ट साइड पर है, और जो यहां पर आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही थी वो अब इस स्ट्रक्चर में राइट साइड पर है। लिहाजा ये भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसी तरह से सम टाइम ये स्ट्रक्चर यूं भी ड्रॉ करके आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये सही है या गलत है। देखिए ये किस तरह से मैं बना के दिखाता हूं आपको। देखिए इस केस में हमने इसको इन्वर्ट कर दिया है। पहले आपको ये अपराइट स्टेट में नजर आ रहा था, अब इसको हमने इन्वर्ट कर दिया है, यानी यही जो फॉर्म आपको इस वक्त अपराइट स्टेट में नजर आ रही है इसको हमने इन्वर्ट करके ड्रॉ किया है। तो क्या ये इस इन्वर्टेड पोजीशन में क्या ये स्ट्रक्चर राइबोस का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता? तो ये बिल्कुल हो सकता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अगर आप इस स्ट्रक्चर को इन्वर्ट करके यहां पे शो करें तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको शो किया था कि अगर नंबरिंग का पैटर्न चेंज कर दिया जाता है कि जो आपको कार्बन यहां पे रिंग से बाहर नजर आ रहा है वो 5th के बजाय 1 कर दिया जाए और बाकी इस तरह से नंबरिंग चेंज कर दी जाए तो वो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, वो गलत होगा। बाकी इस तरह से ये इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, फ्लिप्ड भी हो सकते हैं, बिल्कुल यूं सीधे भी हो सकते हैं। तो ये सारी रिंग चेन्स की बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो सम टाइम एमसीक्यूज ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पर पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहां पर आपने ये पेनल्टीमेट कार्बन के हवाले से भी केयरफुल रहना है। पेनल्टीमेट कार्बन जरूरी नहीं है कि हमेशा कार्बन नंबर 4 ही होगा।
देखिए ये राइबोस तो चूंकि टोटल 5 कार्बन्स पर मुश्तमिल मोनोसेक्राइड है, इस वजह से इसमें सेकंड लास्ट कार्बन पेनल्टीमेट कार्बन कहलाता है और वो सेकंड लास्ट कार्बन कार्बन नंबर 4 है। लेकिन अगर ग्लूकोज को आप डील कर रहे हो तो ग्लूकोज चूंकि एक हेक्सोस मॉलिक्यूल है, उसमें टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं, तो उस मॉलिक्यूल में आपको पेनल्टीमेट कार्बन उसका कार्बन नंबर 5 मिलेगा। इसी तरह से जो एनोमेरिक कार्बन का मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एनोमेरिक कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है। अगर अल्डिहाइड किसी में फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन होगा, और किसी मोनोसेक्राइड में अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो वो डेफिनेटली कार्बन नंबर 2 पर कीटोन ग्रुप बना होता है, तो उस केस में कार्बन नंबर 2 विल बी एनोमेरिक कार्बन। अच्छा, अब देखिए कि मोनोसेक्राइड्स के अंदर आइसोमर्स पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स मोनोसेक्राइड में आपको मिलेंगे। आइसोमर्स के मुतालिक आप जानते होंगे, आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर वो रखते हैं। यानी आइसोमर्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स की बहुत सारी अकसाम है, इनमें से ये एक आपको टाइप बता रहे हैं, अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स। अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स, इनको एनोमर्स भी कहा जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज एनोमर्स। अल्फा और बीटा आइसोमर्स को एनोमर्स इस वजह से कहा जाता है कि अल्फा और बीटा आइसोमर्स को हम एनोमेरिक कार्बन पर OH और H की पोजीशन की बुनियाद पर डिस्टिंग्विश करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एनोमेरिक कार्बन पर, जैसे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिंग चेन स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर H अपवर्ड और जबकि OH डाउनवर्ड है। तो अगर इस कार्बन 1 पर, जो कि इसका एनोमेरिक कार्बन है, इसके ऊपर OH ग्रुप डाउनवर्ड प्रेजेंट हो, तो ऐसी सूरत में अगर OH ग्रुप डाउनवर्ड प्रेजेंट हो तो ऐसी सूरत में ऐसे मोनोसेक्राइड को आप अल्फा शुगर कहेंगे। तो ये इस वक्त अल्फा ग्लूकोज आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आप ये देखिए कि अगर इसी एनोमेरिक कार्बन के ऊपर OH की पोजीशन अपवर्ड हो तो ऐसे मोनोसेक्राइड को बीटा ग्लूकोज या बीटा शुगर कहा जाएगा। तो अल्फा और बीटा की पहचान दरअसल एनोमेरिक कार्बन पर H और OH की पोजीशन के जरिए की जाएगी। अगर ये OH ग्रुप डाउनवर्ड हो तो उसे अल्फा शुगर, और अगर ये OH ग्रुप अपवर्ड हो तो उसे बीटा शुगर कहा जाएगा। तो ये दो टाइप के आइसोमर्स मोनोसेक्राइड में आपको अक्सर मिलेंगे। जैसे अभी हम पिछली डायग्राम में भी देख रहे थे, हमने जो ये राइबोस ड्रॉ किया था, तो ये राइबोस बेसिकली एक बीटा राइबोस था क्योंकि OH ग्रुप यहाँ एनोमेरिक कार्बन के ऊपर अपवर्ड दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इस तरह इन्वर्टेड पोजीशन में होगा तो फिर हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे। तो आपने बस ये याद रखना है कि अगर OH ग्रुप ये टुवर्ड्स ऑक्सीजन है तो ये बीटा, और अगर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो अल्फा। यानी जैसे हमने इसको इन्वर्टेड पोजीशन में ड्रॉ किया हुआ है तो OH तो डाउनवर्ड है, लेकिन इसको हम बीटा क्यों कहेंगे, क्योंकि OH ग्रुप इसकी ऑक्सीजन वाली साइड पर है। जैसे अगर ये अपराइट स्टेट में हो तो यहां पर आपको ये OH ग्रुप अपवर्ड नजर आ रहा है, टुवर्ड्स ऑक्सीजन नजर आ रहा है, तो इसी वजह से हम इसको बीटा शुगर कह रहे हैं या बीटा राइबोस कह रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए इस केस में भी ये OH ग्रुप आपको टुवर्ड्स ऑक्सीजन नजर आ रहा है तो इसको भी इस लिहाज से बीटा शुगर कहा जाएगा, और अगर ये OH ग्रुप इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता तो फिर ये अल्फा शुगर होती। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.